नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में FLOT भी बोलते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक बहुत ही बेसिक सी चीज है। इट इज सिंपली अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो कि बहुत बेसिक लेवल पे मैथमेटिक्स को अगर हटा दिया जाए तो सिंपली ये बोलता है, जो बात आप बचपन से सुनते हुए आ रहे हो, दैट टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? इट इज अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एंड विदाउट गोइंग इनटू द मैथमेटिकल डिटेल्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बोलता है दैट द टोटल एनर्जी ब्रह्मांड की जो टोटल एनर्जी है, द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। बहुत बेसिक भाषा में ये है, ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है भाई, इतनी सी डेफिनेशन से हमारा काम तो चलेगा नहीं। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा इसे और डिटेल में एनालाइज करना पड़ेगा। तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट में आते हैं। मैथमेटिकल स्टेटमेंट भी बहुत इसका इजी है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि हम लोगों के पास, लेट्स से, ठीक है, हमारे पास मान लो कि एक सिस्टम है, कोई सिस्टम, उसमें गैस वैस कुछ भी भरा हुआ है। ठीक है, तो एक सिस्टम है ये। इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी अभी U1 है। ठीक है, अच्छा, फिर हम लोगों ने क्या किया कि सिस्टम में Q अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किया और सिस्टम में W अमाउंट ऑफ वर्क भी किया। तो ऑब्वियस सी बात है, हम हीट दे रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो ये सब क्या है? एनर्जी के फॉर्म्स हैं भाई। ये पहले भी हमने चर्चा की है कि Q एंड W आर मोड्स ऑफ एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। तो इस सिस्टम में कुछ हीट भी जा रही है, कुछ वर्क भी जा रहा है। तो इसके कारण से अब क्या होगा कि सिस्टम की एनर्जी कुछ चेंज हो जाएगी भाई। कुछ सिस्टम के अंदर एनर्जी अगर चली गई तो इसकी वजह से क्या होगा कि इस सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है वो अभी U1 नहीं रह जाएगी, वो U2 रह जाएगी। ठीक है, कुछ चेंज हो गई, मतलब U2 हो गई। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सिंपली इतना बोलता है कि इस इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आया U2 माइनस U1, ठीक है, इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आया वो उतना ही होगा जितनी एनर्जी आपने इसको सप्लाई करी। भाई आपने इसको 50 जूल हीट दिया, 50 जूल वर्क दिया, तो 100 जूल बढ़ जाएगा इसका। बहुत सीधी सीधी बात है, इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस तो है नहीं। तो U2 माइनस U1 विल बी इक्वल्स टू Q प्लस W। तो बस ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, इसी को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q प्लस W, या डिफरेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं du इज इक्वल्स टू dq प्लस dw। तो दिस इज नथिंग बट द स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मैथमेटिकल स्टेटमेंट। हो सकता है कि आपने फिजिक्स वाला जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा होगा तो आपके मन में एक बार के लिए चिंता का विषय आया, सर हम तो यहाँ माइनस पढ़े थे। तो बेटा माइनस इसलिए पढ़े थे क्योंकि वहां वर्क का साइन कन्वेंशन अलग था। ठीक है, वहां पे वर्क, जैसे यहां पे हम लोग क्या करते हैं, वर्क डन ऑन द सिस्टम को पॉजिटिव लेते हैं और वर्क डन बाय द सिस्टम को नेगेटिव लेते हैं। तो वो साइन कन्वेंशन डिफरेंट था, इसलिए उस माइनस का डिफरेंस है। बाकी बेसिक जो लॉजिक है वो सेम है। तो केमिस्ट्री में हम लोगों को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाना होता है एज du इज इक्वल्स टू dq प्लस dw, वेयर बोथ dq एंड dw मस्ट बी विथ साइन। ठीक है, फर्स्ट लॉ लगाने के पहले हम दो चीजों का ध्यान रखें कि फर्स्ट लॉ लगाने के लिए सिस्टम क्लोज्ड सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, क्लोज सिस्टम पर ही लगेगा। क्लोज सिस्टम आप समझ रहे हो, जो मैटर का एक्सचेंज ना कर सके। भाई अगर मैटर ही एक्सचेंज, जैसे यहाँ पे 2 मोल गैस और यहाँ 1 मोल गैस रह जाएगा, तब तुम कैसे एनर्जी कंजर्व करोगे जब मास ही नहीं कांस्टेंट है।
भाई आधी गैस ही तुम उड़ा दिए, तब एनर्जी कंजर्वेशन की बात थोड़ी ना होगी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को क्लोज सिस्टम के लिए लगाया जाता है, ठीक है, तभी एनर्जी कंजर्वेशन की बात कर पाओगे ना। अगर उसका मास ही चला गया, आधी गैस ही इसमें से तुम खाली कर दिए, तो किस बात का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। इसीलिए देखो ऊपर वाला जो भी मैंने इक्वेशन बनाया था, है ना, जब मैंने डिराइव किया था CV मोलर इज इक्वल्स टू FR, CV मोलर इज इक्वल्स टू FR/2, तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट मान लिया था मैंने। जब NFRT/2 काइनेटिक एनर्जी वाला लिखा हुआ था, वहां पे मैंने N को कांस्टेंट माना था, ठीक है। तो जितनी भी हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो भी बात करते हैं वो हमेशा क्लोज सिस्टम के लिए करते हैं। मतलब क्लोज सिस्टम का मतलब आप जानते हो कि मैटर एक्सचेंज शुड बी एब्सेंट या शुड बी जीरो, जो भी बोल रहा हूं, मतलब मैटर एक्सचेंज नहीं होना चाहिए, मास वास कांस्टेंट रहना चाहिए। पहली बात ये हो गई। और दूसरी बात, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कि हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स की पहली क्लास में भी ऐसा सीखा था कि हमेशा इसे हम लोग लगाएंगे एक मतलब इक्विलिब्रियम से, है ना, फ्रॉम इक्विलिब्रियम 1 टू इक्विलिब्रियम 2, इस तरह से हमें लगाना होता है, फ्रॉम इक्विलिब्रियम 1 टू इक्विलिब्रियम 2। मतलब इट शुड नॉट बी अप्लाइड टू अ फ्लोइंग सिस्टम। मतलब जब प्रोसेस हो रहा है, जब हीट दे रहे हो, जब वर्क कर रहे हो, तब मत एनर्जी कंजर्वेशन कर देना। जितनी हीट देनी है, जितना वर्क होना है वो हो गया, तब उसके बाद आप बात करिए प्रोसेस होने के बाद। इट शुड नॉट बी अप्लाइड टू अ फ्लोइंग सिस्टम। इट शुड नॉट बी अप्लाइड टू अ फ्लोइंग सिस्टम, ठीक है। तो ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसको सब लोग नोट करिए। और कुछ बहुत बेसिक न्यूमेरिकल से हम लोग स्टार्ट करते हैं और फिर अलग अलग टाइप के प्रोसेसेस के लिए आपको और बताता हूं। ओके, तो अब देखिए ये क्वेश्चन हमारे सामने, एक एग्जाम्पल करने जा रहे हैं। तो बोला गया है कि एक फिगर ये बना है, ये कोई स्टेट 1 है, ठीक है, और ये दूसरी कोई स्टेट 2 है। दिस इज स्टेट 1 एंड दिस इज स्टेट 2। स्टेट 1 से स्टेट 2 पर जाने के 3 अलग अलग पाथ्स दिखाए हुए हैं। एक है पाथ ए, दूसरा है पाथ बी और तीसरा है पाथ सी। तो ऐसा क्वेश्चन लिखा भी हुआ है, 3 डिफरेंट पाथ्स आर यूज्ड टू गो फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2। इन पाथ ए मतलब ये वाला रास्ता जो है, ठीक है, इन पाथ ए क्या हो रहा है यहां पे कि 500 जूल हीट इज एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। इन पाथ ए 500 जूल हीट इज एब्जॉर्ब्ड एंड वर्क डन बाय सिस्टम इज 100 जूल, ठीक है। तो पाथ ए पे क्या हो रहा है कि 500 जूल हीट एब्जॉर्ब हो रही है और 100 जूल सिस्टम क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। तो आपको बताना है डेल्टा यू। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में बोला गया है कि इफ QB इज इक्वल्स टू -600 जूल, तो आपको WB बताना है। और थर्ड पार्ट में बोला गया है कि WC इज इक्वल्स टू 40 जूल, तो आपको QC बताना है, ठीक है। तो ये सारे 3 पार्ट्स हैं क्वेश्चन के। 2 मिनट का टाइम लीजिए, फिर हम लोग इसे डिस्कस करते हैं। तो ये क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं हम लोग। तो लेट अस बिगिन विथ फर्स्ट पार्ट, मैं यही कर देता हूं। तो फर्स्ट पार्ट में हमें डेल्टा यू निकालना है, ठीक है। तो वी ऑल नो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दैट डेल्टा यू इज इक्वल्स टू Q प्लस W, ठीक है। लेकिन हमें ये Q और W साइन के साथ डालने पड़ेंगे। तो पाथ ए में क्या हो रहा है कि 500 जूल हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो हीट एब्जॉर्ब मतलब एनर्जी गिवन टू द सिस्टम। एनर्जी जो भी गिवन टू द सिस्टम है वो पॉजिटिव होगा। तो Q की जगह मैंने पुट किया 500 एंड 100 जूल वर्क इज डन बाय द सिस्टम। सिस्टम वर्क कर रहा है। तो सिस्टम अगर वर्क कर रहा है तो उसकी एनर्जी कम हो रही है ना, और जो एनर्जी घट जाए वो नेगेटिव होती है। तो हमें यहां पे क्या लेना है, 500 और -100, ठीक है, वर्क डन बाय द सिस्टम। तो एनी एनर्जी एक्सचेंज विच डिक्रीजेस द एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज नेगेटिव एंड विच इंक्रीजेस द एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज पॉजिटिव। तो 500 -100 हम यहां पर लेंगे और यहां से हमारे पास फर्स्ट पार्ट में डेल्टा यू का आंसर आ जाएगा 400 जूल।
ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अच्छा भाई आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है कि अगर बी वाले प्रोसेस में -600 जूल, मतलब हीट रिलीज हुई होगी तभी तो माइनस है, बी वाले प्रोसेस में अगर -600 है तो वहां पे वर्क कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे बच्चों। अब यहां पर एक बात ध्यान रखनी है कि स्टेट 1 से जब हम लोग स्टेट 2 की ओर जा रहे हैं, स्टेट 1 से स्टेट 2 की ओर जब हम लोग जा रहे हैं तो रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन इनिशियल और फाइनल स्टेट तो सेम है। और यदि इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है तो हर कंडीशन में जो डेल्टा यू है वो तो सेम रहेगा, क्योंकि डेल्टा यू एक स्टेट फंक्शन है, मतलब यू एक स्टेट फंक्शन है, इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है। और स्टेट फंक्शन की यही पहचान होती है कि उसका रास्ते से कोई लेना देना नहीं है। तो पाथ ए, पाथ बी और पाथ सी पर क्यू और डब्ल्यू जो कि पाथ फंक्शन होते हैं उनकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है, लेकिन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू अलग नहीं हो सकती, वो हर केस में सेम रहेगी। तो चाहे जो सभी पाथ हो, अगर ए पे डेल्टा यू की वैल्यू 400 आई है तो बी के लिए भी उतनी रहेगी। तो अब मैं बी वाले प्रोसेस के लिए FLOT लगा देता हूं। तो मैंने लिखा डेल्टा यू जो कि 400 के बराबर ही रहेगा इज इक्वल्स टू क्यू। ठीक है, तो क्यू कितना दिया हुआ है -600 और प्लस डब्ल्यू, ऐसा मैंने लिख दिया। तो यहां से बच्चों सॉल्व करके डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ गई 1000 जूल आ गई। ठीक है, यानी 1000 जूल वर्क सिस्टम पर हुआ है, पॉजिटिव है, तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ाएगा। ठीक है, और सी वाले पार्ट में आ जाते हैं, थर्ड वाले पार्ट में अभी। तो व्हाट विल हैपन इन द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या होगा कि हमें WC 40 जूल दिया हुआ है, तो फिर से हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे। फिर से स्टेट वही है तो डेल्टा यू उतना ही रहेगा, कितना है 400 जूल इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू 40। तो यहां से क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यू की वैल्यू 360 जूल्स आ जाएगी। ठीक है, तो ये एक छोटा सा इलस्ट्रेशन है बेसिक चीजों पर, और आगे बढ़ते हैं अभी। अब हम लोग को नेक्स्ट ये करना है कि नेक्स्ट हम लोग को अलग अलग टाइप के प्रोसेसेस के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाना है। तो एक एक करके हम लोग हर टाइप के प्रोसेस के लिए जो 4 खास प्रोसेसेस हम लोग पढ़ते हैं, है ना, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक और आइसोबारिक और एडियाबैटिक। वैसे तो बहुत सारे प्रोसेस हो सकते हैं, लेकिन हम लोग 4 मेन प्रोसेसेस पढ़ते हैं। तो इन पे एक एक करके हमको फर्स्ट लॉ लगाकर इनका एनालिसिस करना है। बट इसके पहले मैं चाहता हूं कि वैसे तो मैं आपको आइसोकोरिक आगे चलकर और डिटेल में पढ़ाऊंगा, बट थोड़ा सा अभी हम लोग एक बार वो जो डेल्टा यू वाली बात थी उसको थोड़ा सा और एनालाइज करते हैं, उसको फिजिकली फील करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइसोकोरिक प्रोसेस एक आइडियल गैस के लिए हम लोग बात करते हैं। ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस फॉर एन आइडियल गैस की चर्चा करते हैं जरा। आइडियल गैस पे भी जब तक मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं तब तक सारी पढ़ाई आइडियल गैस के लिए है। वैसे मैं हमेशा बोलूंगा, बट अगर कभी मान लो ऐसा नहीं निकले तो आइडियल गैस के लिए मान लेना। ठीक है, तो आइसोकोरिक प्रोसेस फॉर एन आइडियल गैस, तो हम जरा इस पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाते हैं। du इज इक्वल्स टू dq प्लस dw। ठीक है, अच्छा आइसोकोरिक का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है। आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो dw को हम लोग लिखते हैं dw इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ p एक्सटर्नल dv, क्योंकि ये बात आपको मैंने बताई थी कि अभी हम लोग जो है हमारे पास जो सिस्टम्स रहेंगे वो खाली क्या करेंगे, मैकेनिकल वर्क करेंगे। ठीक है, इन जनरल ये बात ध्यान रखना, मैं कुछ बोलने जा रहा हूं इससे डरना मत अभी। इन जनरल dw का मतलब क्या होता है, इन जनरल dw का मतलब होता है dwpv, मतलब मैकेनिकल वर्क, एक्सपेंशन कंप्रेशन वाला वर्क जो तुमने इतनी क्लासों में निकालना सीखा है। ठीक है, प्लस dw नॉन पीवी, नॉन पीवी वर्क मतलब जैसे इलेक्ट्रिकल वर्क। ठीक है, तो ये बात मैंने तुम्हें पहले भी बताई हुई है एक बार कि अभी ये जो नॉन पीवी वाला वर्क है ये हम लोगों के सामने जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ेंगे तभी आएगा। भाई नॉन पीवी वर्क मतलब जैसे किसी सेल में मतलब किसी सर्किट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो बैटरी वहां पे वर्क कर रही है ना, तो
तो अभी जो तुम थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस पढ़ रहे हो, गैस को गर्म करना, गैस को ठंडा करना, एक्सपैंड करना, कंप्रेस करना, तो उन सभी में खाली पीवी वाला वर्क इन्वॉल्व है, नॉन पीवी वर्क तो हो ही नहीं रहा है कोई। ठीक है, तो नॉन पीवी वाले वर्क से हम लोग रूबरू होंगे किस चैप्टर में? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर में। ठीक है, लेकिन ये बात ध्यान रखिए कि ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, इसमें जो DW है वो DW टोटल वर्क है। ठीक है, हाँ ये बात और है कि अभी जो आपका सिस्टम है वो नॉन पीवी वर्क करने के लायक नहीं है, तो अभी आप वहां पे खाली और खाली पीवी वर्क को कंसिडर करते हो, जिसे हम लोग मैकेनिकल वर्क के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और चूंकि पीवी वर्क को -P एक्सटर्नल डीवी बोला जाता है, ये तो हमने डिराइव किया हुआ है कि -P एक्सटर्नल डीवी है, और हम यहां पर बच्चों स्टडी कर रहे हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट। तो अगर मैं DW की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो इससे आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आइसोकोरिक प्रोसेस में नॉन पीवी वर्क तो वैसे ही नहीं होता है, ठीक है, वो तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर में बस होगा, और पीवी वर्क जो है वो इसलिए 0 है क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो कुल मिला के बात ये निकली कि आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए DW की वैल्यू 0 होगी। अगर DW की वैल्यू 0 है तो हम लोग लिख सकते हैं du इज इक्वल्स टू dq, और इसके बगल में हमने एक छोटा सा लगा दिया v। ये हमने आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए लिखा, du इज इक्वल्स टू dqv, वेयर v denotes हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इससे डरना मत, dqv मतलब हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब रिजिड कंटेनर में वॉल्यूम को कांस्टेंट करके तुम जितना भी हीट सप्लाई कर रहे हो वो सारी की सारी इंटरनल एनर्जी चेंज करने के काम आ रही है, क्योंकि वर्क तो कुछ हो नहीं रहा है, तो जो भी हीट सप्लाइड है वो इंटरनल एनर्जी चेंज करने के लिए काम आ रही है। ठीक है, अच्छा सुनिए अब बात को ध्यान से। अब आपको मैंने बताया था कि किसी भी प्रोसेस के लिए dq फॉर एनी प्रोसेस इन दिस वर्ल्ड, dq for any process in this world can be written as n into C process कौन सा? मोलर वाला। कभी कभी लोग मोलर नहीं लगाते हैं तो समझ जाना, वो अगर यहां पे n लगा हुआ है तो ये जो हीट कैपेसिटी है ये मोलर वाला ही होगा। तो dq for any process can be written as n into C process into dt, किसी भी प्रोसेस के लिए ये वैलिड है। भाई आप आइसोबारिक प्रोसेस के लिए बात कर रहे हो तो यहां पे आप Cp डाल दो। हर प्रोसेस की हीट कैपेसिटी अलग अलग होती है। भाई हीट कैपेसिटी क्या है कि 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितना हीट चाहिए, ठीक है, तो अलग अलग प्रोसेस की हीट कैपेसिटी अलग अलग है। तो आइसोबारिक की बात कर रहे हो तो यहाँ Cp डालो, आइसोकोरिक की बात कर रहे हो तो Cv डालो, एंड सो ऑन। तो जिस भी प्रोसेस की बात हो रही है उसके लिए dq प्रोसेस इज nC प्रोसेस इनटू dt। जैसे यहाँ m लगाना चाहिए बट कई बार क्वेश्चन वाले नहीं लगाते हैं, तो यहाँ पे n लगा हुआ है, नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई किया है, तो समझ जाना कि ये मोलर वाला ही है, तभी तो नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो अब अगर हम लोग बात करें, ठीक है, अब हम लोग अगर बात करें तो dqv को, दैट इज हीट एक्सचेंज्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, को मैं लिख सकता हूं n इंटू CV। ऑब्वियसली ये मोलर वाला है, ठीक है, मतलब m चाहो तो लगा लो या छोड़ दो, समझ में आ रहा है। nCV dt लिख सकता हूं। dqv को क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम था तो मैंने उस प्रोसेस का हीट कैपेसिटी डाल दिया, तो dqv को हम लोग nCV dt बच्चों लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से हमारे पास आ रहा है कि du इज इक्वल्स टू n इंटू CV इंटू dt। du इज इक्वल्स टू n इंटू CV इंटू dt। ठीक है, ये बात कब आई है? ठीक है, dqv की जगह पे हमने ये पुट कर दिया यहाँ पे, है ना, ये जो dqv आया था ये हमने पुट कर दिया, ठीक है, इस रिलेशन में। तो du बराबर nCV dt है। बहुत ध्यान सुनो मैं क्या बोलने जा रहा हूं। अब ये बात कब आई है? ये बात आई है एक आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए, ठीक है, और अभी एक बार के लिए फिलहाल अभी तक तो हमने कहीं पर भी आइडियल गैस जैसा कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं किया है। ठीक है, यहां मैंने लिखा आइडियल गैस है, बट इस रिजल्ट तक पहुंचने में मैंने एक बार भी कहीं आइडियल गैस नहीं बोला ना। भाई वर्क डन निकालने का ये जनरल तरीका है, आइसोकोरिक में वो 0 हो जाएगा, नॉन पीवी वाला तो वैसे ही 0 होता है जब तक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, तो यहां पर बात हमारे सामने निकल के ये आ रही है कि ये जो रिलेशन है
du बराबर NCV/dt। अगर आइसोकोरिक प्रोसेस हो रहा है, अगर आइसोकोरिक प्रोसेस है मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो तुम du बराबर NCV/dt या डेल्टा U बराबर NCV/ΔT लिख सकते हो फॉर एनी सिस्टम। दुनिया में कोई भी सिस्टम है, चाहे सॉलिड, चाहे लिक्विड, चाहे आइडियल गैस, चाहे रियल गैस, अगर वो सिस्टम आइसोकोरिक प्रोसेस में जा रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट उसका है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट तो भैया dW 0 हुआ, dW 0 हुआ तो डेल्टा U बराबर Q हो गया। इतनी तो बात हो रही है, डेल्टा U बराबर Q, और उस Q को QV बोल दिए, और QV बोल दिए तो NCV/ΔT लिख दिए, बस इतनी सी बात है। तो आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए du बराबर NCV/dt लिखा जा सकता है दुनिया में किसी भी चीज के लिए, ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस में। लेकिन अगर आइडियल गैस है, अगर आइडियल गैस है तो du को, ध्यान से समझना मैं क्या बोलने जा रहा हूं, इसको फील करवाऊंगा तुम्हें क्या मतलब है इस बात का। du को NCV/dt लिखा जा सकता है, आइडियल गैस के लिए du को NCV/dt लिखा जा सकता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोसेस, इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोसेस मतलब चाहे आइसोथर्मल हो, चाहे एडियाबैटिक हो, चाहे आइसोबारिक हो, या कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसका कोई नाम ना हो, आइडियल गैस के अगर है तो आइडियल गैस के लिए du बराबर NCV/dt है इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोसेस। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप, कहां से आई ये बात, क्यों है ये du बराबर NCV/dt हमेशा इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोसेस? तो ये बहुत लॉजिकल है, ठीक है, बहुत ज्यादा लॉजिकल है। देखो इसके पीछे लॉजिक ये है कि आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन होती है। इट इज जस्ट अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। केवल काइनेटिक एनर्जी वहां मॉलिक्यूल्स की होती है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो अब तुम सपोज करो, बहुत ध्यान सुनना मैं क्या बोलने जा रहा हूं, कि तुम्हारे पास एक कंटेनर है, रिजिड कंटेनर। तो रिजिड कंटेनर में बेटा आइसोकोरिक बोल सकते हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट है, रिजिड कंटेनर में वॉल्यूम कांस्टेंट है, और इस रिजिड कंटेनर में भरी हुई है आइडियल गैस। आइडियल गैस की बात चल रही है, ठीक है। इस रिजिड कंटेनर में आइडियल गैस भरी हुई है, इसको हमने बर्नर वगैरह लगा के T1 से T2 तक हीट किया। सो दीज आर कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशंस, ठीक, कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशंस। तो अगर T1 से T2 तक इसे हीट किया बर्नर लगा के, आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो मैं यहां पर डेल्टा U का वैल्यू N इंटू मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस है ना ये, तो N इंटू CV इंटू डेल्टा T, जो कि T2 माइनस T1 हो जाएगा, ऐसा मैं लिख सकता हूं, ठीक है। तो डेल्टा U की वैल्यू मैं NCV/ΔT लिख सकता हूं, ठीक है, क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस है। लेकिन अब सपोज करो कि प्रोसेस आइसोकोरिक ना होता, मान लो ये रिजिड कंटेनर ना होता, लेट्स से कि ये रिजिड कंटेनर आइसोकोरिक प्रोसेस है, ये तो है, तो T1 से T2 गया तो डेल्टा U तुम लेके NCV/ΔT लिख दिए, तो आइसोकोरिक लिख ही सकते हो, किसी के लिए भी लिख सकते हो। लेकिन बच्चों अगर मान लो ये आइडियल गैस ना होता, मतलब अगर ये प्रोसेस आइसोकोरिक ना होता, ठीक है, मान लो सपोज करो कि यही सेम काम मैंने किया होता एक पिस्टन वाले कंटेनर में। तो पिस्टन वाले कंटेनर में तुम लोग जानते हो कि आइसोबारिक है ये, है ना, ये आइसोकोरिक नहीं है, दिस इज कांस्टेंट प्रेशर। तुम अगर मुझसे शुरू से पढ़ रहे हो तो ये बात तुम समझ गए होगे अभी तक कि पिस्टन लेने के पीछे मेरा लॉजिक है कांस्टेंट प्रेशर कंडीशंस, चार्ल्स लॉ। अब ये कंटेनर है तुम्हारे पास, और यहां पर तुमने T1 से T2 तक इसको फिर से बर्नर लगा के गर्म किया, ठीक है। तो क्या ये प्रोसेस आइसोकोरिक है? बिल्कुल नहीं यार, इसमें तुम गर्म करोगे तो पिस्टन क्या होगा, एक्सपैंड करेगा, हीट करोगे तो एक्सपैंड करेगा, तो वॉल्यूम थोड़ी ना कांस्टेंट है यहाँ पे। दिस प्रोसेस इज नॉट आइसोकोरिक, ठीक। लेकिन आइडियल गैस तो T1 से T2 ही गया है। आइडियल गैस के लिए क्या चेंज हुआ, T1 से T2, तो T1 से T2 ले जाने में
जब वॉल्यूम कांस्टेंट था तब इंटरनल एनर्जी में इतना चेंज आया। अब T1 से T2 तुम ले गए और वॉल्यूम नहीं भी कांस्टेंट है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? आइडियल गैस का इंटरनल एनर्जी वॉल्यूम का फंक्शन थोड़ी ना है। आइडियल गैस का इंटरनल एनर्जी वॉल्यूम पे डिपेंड ही नहीं करता है, वो तो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो हम इवेंचुअली बात इस पे ध्यान दें कि हम तो T1 से T2 ही जा रहे हैं, और T1 से T2 जा रहे हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट है या वॉल्यूम नहीं कांस्टेंट है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर भी डेल्टा यू की वैल्यू हम लोग n इंटू CV इंटू T2 माइनस T1 ही लिखेंगे। ठीक है ना बात ये? तो ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आइडियल गैस के लिए जो इंटरनल एनर्जी है वो सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन है, इट इज ओनली अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो तुम वॉल्यूम कांस्टेंट करके T1 से T2 जाओ तो इंटरनल एनर्जी का ये चेंज है, इंटरनल एनर्जी का ये चेंज है। लेकिन अगर T1 से T2 जाने में वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं भी है, अगर नहीं भी वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो डेल्टा यू है वो तो उतना ही रहेगा, क्योंकि यार मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी तो उतनी चेंज हुई है ना भाई, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी तो है। तो अगर T1 से T2 जाने में वो एक्सपैंड भी कर गया, वॉल्यूम चेंज भी हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी तो उसमें कुछ है नहीं, और काइनेटिक एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो टेम्परेचर तो तुम T1 से T2 ही ले गए हो, तो जब T1 से T2 तुम वॉल्यूम कांस्टेंट करके ले गए थे तो इंटरनल एनर्जी का चेंज ये था। अब मैं तुमसे कहना चाह रहा हूं कि अगर तुम T1 से T2 जाने में वॉल्यूम को कांस्टेंट नहीं भी रख पाए हो, तो इसमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी का चेंज उतना ही होगा, क्योंकि वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता है। लेकिन यहीं अगर कुछ और होता तब नहीं बोल पाते, क्योंकि अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो वहां डेल्टा पी वाला टर्म भी आ जाता ना, तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो, तब ऐसा आप नहीं बोल पाते कि इंटरनल एनर्जी का चेंज उतना ही होगा जितना इस केस में हुआ। ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट कि आइडियल गैस के लिए कैसा भी प्रोसेस हो, du बराबर NCV डेल्टा टी लिख सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इन दोनों केसेस में हीट सेम लगेगी, हीट अलग अलग लगेगी। अरे भैया गर्म करोगे, T1 से T2 ले जाओगे तो यहाँ पे रिजिड कंटेनर है, कोई वर्क नहीं होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है। लेकिन ये पिस्टन वाला कंटेनर है, यहाँ पे गर्म करोगे तो पिस्टन एक्सपैंड करेगा, कुछ वर्क भी होगा। तो यहाँ पे T1 से T2 ले जाने में तुम्हें हीट ज्यादा देनी पड़ेगी, ये बात मैंने समझाई है पहले भी और आगे और समझाऊंगा। मैं हीट सेम नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं जो सिस्टम की इस गैस की इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आएगा वो दोनों केस में सेम होगा, क्योंकि वो पार्टिकल्स तो T1 से T2 ही गए हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास खत्म करते हैं।